जोहार। स्वास्थ्य चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि कुमारी। हमारे राज्य और यहाँ के जो वासी हैं इनका जंगलों से एक बहुत ही अनोखा संबंध है, इसीलिए भी इसे झारखंड यानी लैंड ऑफ फॉरेस्ट का नाम दिया गया है, जहाँ पर वनस्पतियों की समृद्ध विविधता देखने को मिलती है। आज के स्वास्थ्य चर्चा के इस कड़ी में हम चर्चा करने वाले हैं कि आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली में ये जो वनस्पतियां हैं इनका क्या महत्व है, किस तरीके से लोगों के इलाज में इनका इस्तेमाल किया जाता है। इन सब पर हम आज चर्चा करेंगे। वनस्पति यहाँ जो झारखंड में खासकर जो वनस्पति मिलती है उसका आयुर्वेद से क्या संबंध है, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद है जाने माने आयुर्वेद डॉक्टर विवेक शर्मा। डॉक्टर विवेक, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि झारखंड में मौजूद वनस्पतियों पर हम चर्चा करने वाले हैं और आयुर्वेद में इसका क्या एक महत्व है, इस पर चर्चा होगी। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आयुर्वेद और जो वनस्पति है उनके बीच का क्या संबंध है। जैसा कि हम जानते हैं, नाम से ही स्पष्ट होता है आयुर्वेद। आयु मीन्स जीवन और वेद मीन्स जानकारी। ये आयुर्वेद जो है एक जीवन की विज्ञान है, न कि केवल एक चिकित्सा पद्धति। आयुर्वेद में जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, रहन सहन, खान पान, आहार विहार, इसका विस्तृत वर्णन है। आयुर्वेद का प्रयोजन ही है स्वास्थ्यस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, अर्थात स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य का कैसे संरक्षण किया जाए और जो रोगी व्यक्ति है उसको रोगमुक्त कैसे किया जाए। इसके लिए बहुत सारे विधान हैं, जिसमें चिकित्सा, मैंने बताया कि चिकित्सा भी एक विधान है। तो चिकित्सा विधान में चिकित्सा के लिए जो औषध प्रयोग किया जाता है वो जड़ी बूटी यानी प्लांट रिसोर्स से लिया जाता है। दूसरा एनिमल रिसोर्स से, बहुत सारे भस्म हैं या बहुत सारे जानवर के पार्ट्स यूज किए जाते हैं औषधि के रूप में। और मिनरल्स, खनिज लवण का भी प्रयोग किया जाता है। अभ्रक भस्म, लौह भस्म, इस तरह से बहुत सारे भस्म हैं। तो आयुर्वेद का, लेकिन ये जो भस्म, रस भस्म की बात है, ये 4वीं शताब्दी में महर्षि नागार्जुन ने इसको ज़्यादा विकसित किया। हमारा शुरू से, जब से आयुर्वेद का पुनर्भाव हुआ है, इसका जन्म हुआ, तब से वनौषधि आधारित रही है, वनस्पति आधारित रही है। तो आयुर्वेद को बिना वनस्पति के उसका चिंतन ही नहीं समझा जा सकता है। तो जो भी खान पान, रहन सहन और चिकित्सा है उसमें वनस्पतियों का बहुत रोल है। तो आयुर्वेद बिना वनस्पति के अधूरा है। बिल्कुल। तो जैसे कि हम झारखंड में मौजूद वनस्पतियों की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो राजकीय वृक्ष है जी साल, उस पर बात करते हैं, जैसे सखुआ भी यहाँ पर कहते हैं। जी। क्या साल का कोई वर्णन है आयुर्वेद में, क्या महत्वता है इसकी? साल का वर्णन है आयुर्वेद में। साल झारखंड का राजकीय वृक्ष है। साल के बारे में आयुर्वेद में वर्णन है कि साल कसाय रस प्रधान है और साल की छाल और इसके गोंद, निर्यास, जो राल भी कहते हैं, उसका आयुर्वेद में औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं। इसके ज़्यादा साल को वेदना स्थापक कहा गया है। वेदना का, किसी भी दर्द को ये शमन करता है। तो इसके छाल का प्रयोग करते हैं। कहीं भी शरीर के किसी भाग में शूल हो, दर्द हो, इसमें इसका प्रयोग करते हैं। छाल को, इसके 20 से 25 ग्राम छाल को 4 गुने पानी में लेके बॉयल करते हैं और 1/4 रह जाता है तो फिर उसको छान के पीते हैं हम। विशेषकर अभिघातज कहते हैं सूल। अभिघातज सूल का तात्पर्य हुआ कि कोई चोट लगने से, अभिघात से सूल हुआ। और वर्ण यानी घाव, किसी तरह से चोट के कारण, आघात के कारण घाव हुआ, वैसे सूल में इसका प्रयोग बहुत ही ज़्यादा इसका वर्णन है। और उसमें इसके क्वाथ का सेवन करना चाहिए। क्वाथ की मात्रा 50 से 100 ml व्यक्ति के एज के हिसाब से हो सकती है। सुबह से 2 से 2 बार हम लोग देते हैं खाली पेट इसको। फिर साल का निर्यास यानी गोंद का भी वर्णन है। ये इसके छाल और उसके गोंद को किसी भी तरह का बॉयल्स हो, एब्सेस हो, रिंग वर्म हो, उसमें इसको पीस के लगाते हैं। तो इसका एक्सटर्नल एप्लीकेशन भी करते हैं हम लोग। फिर चूंकि कसाय रस प्रधान है तो ये स्तंभन प्रपत्ति का होता है, मतलब किसी चीज़ को रोकता है। तो एक तरह से अतिसार की समस्या, जो भी कसाय रस प्रधान होती है, एस्ट्रिजेंट नेचर के प्लांट्स होते हैं, उसमें स्तंभन की प्रॉपर्टी होती है। तो साल में भी वो प्रॉपर्टी है। तो किसी तरह की अतिसार का तात्पर्य हुआ कि लूज मोशन, डायरिया, डिसेंट्री, प्रवाहिका, इसमें इसके छाल का प्रयोग करते हैं। तो उसमें भी इसी तरह 50 ml से, जैसे मैंने बताया क्वाथ बनाने की है कि 4 से 4 गुना ज़्यादा लेते हैं। क्वाथ द्रव से 4 गुना पानी लेके उसको 1/4 करके और फिर उसमें उसको 2 डिवाइडेड जोन में देते हैं।
मिनिमम 3 से लेके 7 दिन तक इसको सेवन कराते हैं। तो ये अतिसार में भी काम करता है। कुछ इसमें रक्त स्तंभन की प्रवृत्ति भी है, तो बहुत तरह के ब्लीडिंग्स, जैसे विशेषकर महिलाओं में जो रक्त प्रदर की समस्या होती है, उस अत्यधिक मासिक के दौरान खून आने में, उसमें भी इसके छाल का प्रयोग करते हैं, काढ़ा बना के देते हैं। अर्श में, बवासीर और अर्श की समस्याओं में भी किसी रक्तार्श कहते हैं जिसमें ब्लीडिंग पाइल्स होती है, उसमें भी इसके क्वाथ का प्रयोग करते हैं। तो ये मुख्यतः इसके प्रयोग हुआ। अच्छा, दर्द में इसका बहुत ही अच्छा रोल है साल का, तो उसमें इसको वेदना स्थापक के रूप में कहा भी, कि मैंने पहले ही बताया था, इसका प्रयोग करते हैं। बिल्कुल। अगर हम झारखंड की वनस्पति की बात कर रहे हैं और पलाश की यहाँ पे चर्चा ना हो तो बिल्कुल अधूरी रह जाएगी ये चर्चा, जिसे कि फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता है इसके लालिमा को देखते हुए। तो क्या पलाश का भी कोई संदर्भ है आयुर्वेद में, इसके बारे में भी कुछ चर्चा हुई है? पलाश का बहुत विस्तृत वर्णन है। पलाश के जितने भी भाग हैं, इसके छाल हुए, इसके पत्ते हुए, इसके फूल हुए, इसके बीज हुए, सभी औषधीय गुणों से परिपूर्ण है। पलाश भी कसाय रस प्रधान है, तो इसमें भी जैसे मैंने चर्चा किया, स्तंभन प्रॉपर्टी है कसाय रस प्रधान होने के कारण। तो कसाय के छाल को भी हम लोग रक्त स्तंभन के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे रक्त प्रदर हुआ, श्वेत प्रदर हुआ, सफ़ेद पानी की समस्या, उसमें भी इसका प्रयोग करते हैं। तो उसमें इसके छाल का क्वाथ देते हैं। फिर इसके फूलों का भी प्रयोग करते हैं। जैसे हम गुलाब के फूल का गुलकंद बनाते हैं ना, इसके भी फूलों के पंखुड़ियों को दुगने परिमाण में मिश्री के साथ रख के 10 से 15 दिन तक धूप में रखते हैं, फिर उसका सेवन करते हैं। और इसमें भी स्तंभन प्रॉपर्टी होती है, विशेषकर रक्त स्तंभन प्रॉपर्टी होती है, तो इसका भी प्रयोग हम लोग रक्त प्रदर में करते हैं। साथ ही साथ इसके बीज का प्रयोग, इसका बीज कृमिघ्न है, ये एंटी हेलमेंथिक प्रॉपर्टी का है। तो इसके बीज को क्या करते हैं कि रात भर पानी में फुला देते हैं और इसके छिलके को हटा के इसका फिर सूखा करके पाउडर बनाते हैं और 2 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम इसको 4 से 5 दिन तक देते हैं और उसके बाद मिश्री खिलाते हैं। मिश्री खिलाने से इसमें जो राउंड वर्म है, गोल कृमि है, वो इससे निकलता है। बहुत ही मतलब अच्छी औषधि मानी जाती है पलाश कृमि के लिए। पलाश का पत्तों का भी प्रयोग करते हैं, उसका लेप करते हैं लावण्य के लिए। जैसे हमारे शरीर की कांति बनाए रखने के लिए, लालिमा को, हमारी कांति को बनाए रखने के लिए इसके पत्तों का रस का प्रयोग करते हैं। इसके पत्ते 10 ml से लेके 20 ml तक सुबह शाम के मात्रा में लेने से हमारी शरीर की कांति स्फूर्ति बनी रहती है। तो ये पलाश का प्रयोग हुआ। बिल्कुल। साल जो है उसकी यहाँ पर हमारे यहाँ उत्पाद होती है झारखंड में। इसकी जो उत्पाद है, इसमें अर्जुन का जो वृक्ष है उसका उपयोग किया जाता है। तो अगर हम अर्जुन वृक्ष की बात करें तो क्या इनका कोई वर्णन है, अगर हम इनके कुछ औषधिक गुण की बात करें तो? झारखंड में जैसा आपने बोला कि लेक रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है, यहाँ पे लाख का बहुत उत्पादन होता है और लाख में एक बहुत उपयोगी पौधा अर्जुन पे, बहुत सारे पौधों का प्रयोग करते हैं, अर्जुन पे भी लाख का उत्पादन करते हैं। तो अर्जुन आयुर्वेद में बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है, खासकर हृदय रोग विकार के लिए और रक्तचाप संबंधी समस्याओं के लिए। अर्जुन हृदय है, आयुर्वेद की दृष्टि से हृदय मानते हैं इसको, और ये हृदय रोग के दोनों, उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप, दोनों का नियंत्रण करता है। रक्तचाप के नियंत्रण में काम करते हैं। अर्जुन को लेते हैं, अर्जुन को चूर्ण के रूप में भी लेते हैं, अर्जुन को क्वाथ के रूप में लेते हैं। ज़्यादा वर्णन है अर्जुन को क्षीर पाक विधि से इसका सेवन करते हैं। क्षीर पाक का तात्पर्य हुआ कि 10 ग्राम मान लीजिए अर्जुन का चूर्ण लेंगी, उसको 100 ml पानी और 100 ml दूध, दोनों को मिक्स करके इसको बॉयल करते हैं और जब पानी इवोपरेट कर जाता है, यानी उड़ जाता है और केवल दूध 100 ml में बचता है, तो इसको फिर हम लोग पी लेते हैं। उसमें अपने स्वाद के हिसाब से मिश्री का या गुड़ का मिला के पीते हैं। ये हमारे हृदय की समस्याओं के लिए, धमनियों के प्रवाह को ठीक करता है, ब्लॉकेज को भी खोलता है और ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करता है। निम्न रक्तचाप, उच्च रक्तचाप दोनों का संवहन करके नियंत्रित करता है। अर्जुन कैल्शियम रिच है, तो ये वात सामक प्रॉपर्टी भी है और इसमें जोड़ों के दर्द वगैरह, सूजन में, शोथ में भी, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी में भी काम आते हैं। इसके क्वाथ का या चूर्ण का सेवन करते हैं। अर्जुन हमारे सौंदर्य प्रसाधन के भी रूप में काम आता है। सौंदर्य में जैसे हाइपर पिगमेंटेशन, व्यंग, आयुर्वेद की भाषा में व्यंग करते हैं, सामान्य भाषा में छाही कहते हैं। इन समस्याओं में अर्जुन के
छाल का चूर्ण, सूक्ष्म चूर्ण को उसको लेप करते हैं उसमें। और इसके खासकर और भी चीज़ है, एक चीज़ मुचकुंद भी यहाँ पाया जाता है। तो हम लोग का अपना चिकित्सीय अनुभव है कि मुचकुंद के फूल और अर्जुन के छाल को सम भाग में लेके सुखा के और सम भाग में चून करके और हाइपर पिगमेंटेशन यानी छाही में जब प्रयोग करते हैं तो आशातीत लाभ होता है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। तो सदन प्रसाधन के रूप में इसका भी उपयोग है, हृदय है, रक्तचाप को ये नियंत्रित करता है। तो ये हमारे अर्जुन के प्रयोग हैं हमारे। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा रक्तचाप, ब्लड प्रेशर की समस्या आम बात है और जी। उस संदर्भ में अगर देखा जाए तो लोग काफ़ी इसका लोगों की मदद करने में काफ़ी बहुत मददगार है। बिल्कुल। यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में देखा गया है कि सेंदुआर का जो पौधा होता है उससे लोग अपने जो उनके घर होते हैं या फिर उनका जो बाड़ी होता है उससे छेकते हैं। तो ये जो सेंदुआर का पौधा है, इसका क्या कुछ इस्तेमाल, क्या कुछ महत्व है इसका आयुर्वेद में या किसी तरीके से हमारे स्वास्थ्य में इसका कोई रोल है? सिंदुआर बहुत ही लाजवाब वनौषधि है। इस आयुर्वेद की भाषा में निर्गुंडी कहते हैं और ये सोथर औषधि है, सोथर एंटी इन्फ्लामेटरी कहते हैं। फिर ये दर्द वेदना स्थापक भी है, सूल और वेदना का शमन करता है ये। और सिंदुआर का ऐसा प्रयोग किया जाता है, एक ट्रेडिशनल परंपरागत प्रयोग किया जाता है कि ये जीवाणुनाशक भी है। अच्छा। तो ये कहीं भी ऐसे परंपरा थी, पहले ये बात आई है तो मैं बता दूं कि जीवाणु, ये जो फेंसिंग का काम है ये इसलिए भी है कि इसमें बैक्टीरिया, वायरस, जो माइक्रोब्स है उससे बचाता है ये। और ये परंपरा रही थी कि अनाजों में लोग सिंदुआर के, जैसे नेफ्थनील वगैरह का आजकल प्रयोग हो रहा है ना, तो पहले था नहीं। तो ये अनाज में भी सिंदुआर के लोग पत्ते रखते थे, कपड़ों के बीच में भी पहले सिंदुआर के पत्ते रखते थे कि कीड़ा नहीं लगे उसको। तो इस तरह से ये जीवाणु नाशक भी है। रही बात दर्द की, तो ये दर्द की बहुत ही लाजवाब दवा है। ये किसी भी तरह के शरीर में दर्द हो उसमें इसको देते हैं। सिंदुआर के पत्ते को प्रयोग करने के लिए इसे छाया शुष्क करते हैं, क्योंकि इसमें वोलाटाइल वायल होते हैं इस लीफ में, इसलिए इसको धूप में रखने से इसके औषधीय गुण नष्ट होते हैं। और बॉयल भी करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो छाया शुष्क करके इसके 1 से 2 ग्राम पाउडर को हम लोग खाते हैं तो उदर सूल और कहीं भी शारीरिक व्यथा हो, जो संधि की व्यथा हो, जोड़ों की दर्द हो, उस पर बहुत ही लाभकारी परिणाम मिलते हैं। सिंदुआर के बीज का भी तेल बनाया जाता है। अच्छा। सिंदुआर के बीज, फ्लावर, सभी छाल, मूल, सभी चीज़ का औषधीय प्रयोग है। तो उसके बीज के तेल का भी हम लोग प्रयोग करते हैं। जोड़ों के दर्द के तेल में, जो तेल में ऑयल मिलाते हैं, उसमें एक इंग्रेडिएंट्स के रूप में, घटक द्रव्य के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। सिंदुआर का वर्णन आया है तो मैंने बोला था कि एंटी इन्फ्लामेटरी है। कोरोना के काल में देखा गया था कि गले के संक्रमण से लोग काफ़ी परेशान होते थे और हम लोग का ये चिकित्सीय अनुभव रहा है कि सिंदुआर उसमें बहुत ही लाजवाब काम किया। हम लोग अपने लोगों को बताते थे, जागरूकता किए कि सिंदुआर का काढ़ा नहीं, इसका भाप लेने के लिए सिंदुआर को क्या किया जाए कि पहले पानी को गर्म कर लिया जाए। सिंदुआर को पानी में डाल के गर्म नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें वोलाटाइल, में बताया मैंने, वोलाटाइल सॉइल होते हैं लीफ में, उड़ जाएंगे, इसके औषधीय गुण कम हो जाते हैं। तो इसको बॉयल करके उसमें 1-2 मुट्ठी सिंदुआर मुट्ठी डाल के और इसको सर को ढक के टॉवेल से और इसका भाप लिया जाता था। और जो बच गया, थोड़ा सा लाइट हो गया, उसका हीट कम हो गया, उसमें गार्गल लेने से बहुत ही आशातीत लाभ, मतलब 1 से 2 बार किसी ने प्रयोग किया उनका गला साफ हुआ। तो ये स्पेशली, बल्कि मॉडर्न रिसर्च के द्वारा ये प्रमाणित हो गया है कि ये टॉन्सिलाइटिस और फेरिंजाइटिस, जो गले की सोथ होती है, उसके लिए बहुत ही लाजवाब मेडिसिन है। और शरीर के कहीं किसी भी भाग में दर्द के कारण, चोट लगने के कारण, सूजन हो, सोथ हो, दर्द हो, उसके लिए इसका पत्ते, छाया शुष्क पत्ते बहुत ही लाजवाब है। तो बिल्कुल, तो जैसे आपने कहा कि टॉन्सिल में इसका बहुत महत्व है। बिल्कुल। तो मान लीजिए अगर कोई छोटे बच्चे हैं जिनको भी सर्दी वर्दी खांसी होती रहती है, टॉन्सिल की समस्या आम बात है बच्चों में, तो वो जो पेरेंट्स है वो उनको इसका यूज जरूर कर सकते हैं। और ये चूंकि एक्सटर्नल लेना है, हमें गार्गल कराना है, बच्चों को गार्गल इससे कराएं, बहुत ही जल्दी फायदा होगा, मतलब 1 से 2 बार में ही लाभ मिलेगा। और ज़्यादा दर्द होता है, इन्फ्लामेशन हो, तो बच्चों में 500 मिलीग्राम की मात्रा में इसके छाया शुष्क चूर्ण को सुबह शाम हल्का गुनगुना पानी से सेवन करवाया जा सकता है इसको।
अभी का अगर हम वक्त देखें तो गर्मी जो है इस बार अपनी चरम सीमा पर है। हीट वेव्स के लिए पूरे देश भर में वार्निंग्स दिए जा रही हैं। यहाँ पे हमारे खुद के राज्य में इस बार टेम्परेचर काफ़ी बढ़ा हुआ है। तो क्या कुछ ऐसी झारखंड में वनस्पति मौजूद है जिसको अगर आप किसी को लू लग जा रहा है या लहर लग गई है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं? जी। ये परंपरागत रूप से लू के लिए गर्मियों में हमारे घरों में इस तरह का व्यवस्था थी। हम लोग देखते हैं कि इस सीजन में आम का, कच्चे आम का बहुत सेवन किया जाता है। लू में कहा भी जाता है कि लू में जा रहे हो तो आम खा के जाओ, आम का सेवन करो। ये आम का जो पन्ना बनाते हैं कच्चे, वो बहुत ही लाजवाब है। वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। इसी तरह से धनिया के पत्ते का भी चटनी के रूप में सेवन करना चाहिए, और या उसका कोई जूस के रूप में सेवन कर सकते हैं बना के। सौंफ बहुत अच्छा कूलिंग माना जाता है। गांव में ऐसी आम परंपरा थी कि गर्मी के दिनों में सौंफ के शरबत पिलाए जाते थे। तो सौंफ का सेवन, वो कूलिंग भी है, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट भी करता है। पुदीना का भी बहुत ही अच्छा प्रयोग किया जाता है। पुदीना को छाछ के रूप में, चटनी के रूप में, या उसका शरबत के रूप में किसी चीज़ में मिला के सेवन करेंगे। और सबसे बड़ा चीज में लू में है कि अपने बॉडी को हाइड्रेट करें, मतलब पानी अत्यधिक मात्रा में पिए। उसमें डिहाइड्रेशन होता है, फिर स्टॉक की समस्या हो सकती है, डायरिया, बाहर कुछ खा रहे हैं तो ऐसी समस्या होती है। तो इन समस्याओं से बचने के लिए हमें पानी अत्यधिक मात्रा में पीना है। और खाने में मैंने बताया कि जैसे धनिया का सेवन करना है, सौंफ का सेवन करना है, पुदीना का सेवन करना है। लेमन ग्रास एक पौधे आए हैं, उसका चाय और डिकॉक्शन पीने से वही बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। नींबू का पानी पी सकते हैं, संतरा का सेवन कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से हम प्रिवेंटिव मेजर्स के रूप में इसको ले सकते हैं। और यदि लू लग जाती है तो जो समस्या आती है तो उस लक्षण के हिसाब से उसका हम लोग फिर चिकित्सा करते हैं। उसमें अलग अलग लक्षण आते हैं। किसी को फीवर हो जाता है, किसी को हेडेक होगा, किसी को उल्टी होगा, किसी को डायरिया, डिसेंट्री की होगी। तो उनके लाक्षणिक चिकित्सा उसमें हम लोग करते हैं। लू एक तो आपने बताया कि इस लू और लहर लगने के बाद उल्टी एक बहुत परेशान करने वाली समस्या होती है। तो क्या जब अगर आपको बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही हो तो उस वक्त भी कुछ ऐसा है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, आयुर्वेद में हमारे मयूर पिस्टिल भस्म का प्रयोग है। हालांकि ये कहीं सहज सुलभ नहीं है, वो आयुर्वेद के फार्मेसियों में मिलती है, जो वमन को प्रिवेंट करता है, उल्टी को रोकता है। ठीक है ना, तो इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। बिल्कुल। दशमूल की अगर हम बात करें तो आयुर्वेद में इसका काफ़ी विस्तार में वर्णन किया गया है। तो मैं चाहूँगी कि आप जो हमारे दर्शक हैं पहले तो उनको दशमूल का परिचय दें कि आखिर ये है क्या, और इसके जो घटक द्रव्य हैं उसके बारे में भी थोड़ा इन्हें। जैसा कि नाम से ही ये इसका आभास होता है कि 10 मूल यानी 10 जड़ी का प्रयोग है। ये 10 पौधों के जड़ी इसे बनता है। और ये 10 मूल के बारे में काफ़ी चर्चा है। 10 मूला रिष्ट महिलाओं की समस्या के लिए और भी विभिन्न समस्याओं के लिए ये प्रयोग आता है। इसमें 10 पौधों में 5 वृक्ष हैं और 5 छोटे छोटे पौधे हैं। तो जो 5 वृक्ष है उसको बृहत पंचमूल, और जो 5 छोटे पौधे हैं उसे लघु पंचमूल कहते हैं। तो बृहत पंचमूल में 5 पौधे आते हैं, जिसमें आपको एक गम्हार आता है, फिर अग्निमंथ आता है जिसको झारखंड में गनियारी के नाम से कहते हैं, फिर श्योनाक आता है, सोन पाठा भी उसको बोलते हैं, फिर पाढ़ल आता है, तो वो झारखंड में उपलब्ध है पाढ़ल, और एक बेल आता है। तो इनके मूल का प्रयोग करते हैं। ये 5 पौधे झारखंड में, कुछ 1-2 अभी के अग्निमंथ वगैरह अब कम होते जा रहे हैं, झारखंड में उसकी कमी आती जा रही। तो ये 5 पौधों का मूल छाल का प्रयोग करते हैं जो हमारा वर्णन है। और 5 जो लघु पंचमूल हुआ उसमें कंटकारी रेंगनी को कहते हैं। रेंगनी का कांटा होता है, जमीन पे पसरता है, छूप है। एक बृहति उसी तरह की होती है, कांटेदार और थोड़ी ऊंची होती है, श्रब्स है, वो बृहति होती है। गोखरू होती है, गोखरू इधर कम मिलता है, वो बलुवट जमीन पे ज़्यादा, राजस्थान वगैरह में ज़्यादा मिलता है, डेजर्ट एरिया में ज़्यादा मिलता है, वो गोखरू रहता है। और बताया मैंने कंटकारी, वृहति, गोखरी। और झारखंड में 2 और जो द्रव्य बहुतायत मिलते हैं, सालपर्णी और पृष्ठपर्णी। ये भी छोटे छोटे पौधे हैं, छूप है। ये 5 लघु पंचमूल और 5 बृहत पंचमूल, इन्हीं को मिलके 10 मूल विवाह। 10 मूल आयुर्वेद की एक लाजवाब औषधि है। और ये आयुर्वेद वात सामक द्रव्य है। वात सामक द्रव्य है, वात का तात्पर्य हुआ कि जो वायु, हमारे वात पित्त कफ 3 तरह से हम मानते हैं, परिकल्पना है प्रकृति आयुर्वेद में। और वात के कारण दर्द की समस्या होती है, शोथ और दर्द की समस्या होती है। और मूलतः ज़्यादा बीमारी वात प्रधान ही होती है, 80 प्रकार के वात रोगों का वर्णन है। तो ये जो दशमूल है वो मस्को स्केलेटन डिसऑर्डर यानी कि मसल्स और ज्वाइंट, अस्थिगत
और नर्व की समस्याओं के लिए बहुत ही लाजवाब औषधि है आयुर्वेद में, निरापद औषधि है। प्रसूत और सूतिका की समस्याओं के लिए भी दसमूल का बहुत प्रयोग किया जाता है। किसी भी तरह के जोड़ों का दर्द हो, संधिवात हो, पैरालाइसिस हो, फेशियल पैरालाइसिस हो, साइटिका हो, फाइब्रोमाइल्जिया हो, कहीं भी सूल हो शरीर में, उसमें दसमूल के काढ़े का हम लोग प्रयोग करते हैं। महिलाओं के भी बहुत सारे समस्या में दसमूल को बहुत ही निरापद और सुरक्षित माना गया है। गर्भावस्था के दौरान, गर्भावस्था के साथ बहुत सारी समस्या होती है महिलाओं को, मिचली आना, पेट का भारीपन होना, उसमें दसमूल के काढ़े का विधान है, उसको पीना चाहिए। साथ ही साथ उसके बाद सूतिका जिसको कहते हैं, प्रसव के पश्चात दसमूल का उसमें भी प्रयोग बहुत है, जिससे अग्नि मंद हो जाती है, प्रसव के बाद भूख नहीं लगता है, उसमें दसमूल का प्रावधान है। दसमूल के काढ़े के सेवन से वो सब ठीक रहती है। सर्दी खांसी, उसमें जो हमारा कंटकारी वृत्ति वगैरह के प्लांट्स हैं वो कफ दोष का शमन करते हैं, कासहर है, तो उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो आयुर्वेद की एक बहुत ही लाजवाब औषधि है दसमूल, और जो नर्व से रिलेटेड जितने भी समस्या हैं उसमें भी, जोड़ों की समस्याओं में, अस्थिगत समस्याओं में, मांसगत समस्याओं में, मांस से संबंधी वात सामक समस्याओं में, काशहर कफ, इसमें सूतिका जो है सूतिका के समस्याओं में, उसमें भी इसका प्रयोग करते हैं, इसके काढ़े का प्रयोग करते हैं। हमारे राज्य में अदरक की खेती भी बहुत बहुत बड़ी मात्रा में होती है, और उसका जो ड्राई फॉर्म है उसको हम सौंठ कहते हैं। तो ये जो सौंठ है, क्या इसका भी आयुर्वेद में कोई वर्णन है किसी इलाज के लिए? हाँ, बहुत ही लाजवाब औषधि है आयुर्वेद में। और जैसे हमारे आयुर्वेद में त्रिफला का वर्णन है, उसी तरह एक त्रिकटु आता है। त्रिकटु में सौंठ, पिपली, गोल मिर्च, तीनों कड़वे द्रव्य हैं, उसमें उसका प्रयोग करते हैं। जो काशहर है, सौंठ दीपन पाचन भी है। दीपन का तात्पर्य हुआ हमारे भूख को बढ़ाता है, अग्नि को प्रदीप्त करता है, जिससे हमारा भूख बढ़ता है, और पाचन माने डाइजेशन को रेगुलेट करता है। तो ये एक बहुत ही लाजवाब औषधि, और ये वात सामक भी है। तो हमारे आम बॉडी में हमारे आम का संचय होता है, अनडाइजेस्टेड मटेरियल को आम कहते हैं, अपक्व आहार को, तो ये आम पाचक में भी बहुत महत्व करता है, जिसके कारण यदि वो पाचन नहीं हो तो आम वात की समस्या हो जाती है। तो आम वात नामक बीमारी, जिसे आजकल मॉडर्न भाषा में रिमेटॉइड अर्थराइटिस कहते हैं, उसमें भी इसका हम लोग गुड़ीज के साथ सेवन करते हैं। मैंने बताया दीपन भी है, तो अदरक का प्रचलन भी है। अदरक और नींबू का अचार बना के खाते हैं लोग, जिससे भूख बढ़ता है, मतलब लाला स्राव होता है और भूख आती है, इस तरह से करते हैं। और त्रिकटु का भी इंग्रेडिएंट्स बताया, तो सौंठ, पिपल, गोल मिर्च में भी अदरक का प्रयोग करते हैं। तो अदरक अपचन में, उदर शूल में सौंठ का बहुत सारा प्रयोग है। और जाड़े के दिन में, चूँकि मतलब बताया ना ये उष्ण प्रकृति का है, सौंठ का लड्डू बना के परंपरागत रूप से खाने का विधान है। सौंठ और मेथी का लड्डू सुना होगा आपने, तिल के लड्डू घरों में बनते हैं। तो इसलिए भी कि हमें ठंड से, कफ से बचाएगा। तो ये उष्ण प्रकृति का है। बहुत, हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण बात भी जो आपने बताई सौंठ को लेके, कि अर्थराइटिस की जो समस्या है, जो कि एक उम्र के बाद, और अब तो खैर कम उम्र में भी लोगों में अर्थराइटिस की समस्या देखने को मिल गई है, तो उसमें सौंठ जो है काफ़ी मदद कर सकता है, बहुत लाभकारी। अगर हम अभी कुछ मुख्य वनस्पतियों की बात करें जो झारखंड में होती हो, तो कौन कौन से ऐसे मुख्य हैं जिनका आयुर्वेद में बहुत महत्व है और झारखंड में, हमारे राज्य में भारी मात्रा में मिलती हो? देखिए, यहाँ पे बहुत सारे औषधि हैं। झारखंड तो चूंकि वन संपदा से परिपूर्ण राज्य है, इसीलिए इसका नामकरण भी झारखंड हुआ। इसके नामकरण का भी यही उद्देश्य है, और बहुत ही औषधियों से परिपूर्ण है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि कोई भी वनस्पति ऐसा नहीं है जिसकी औषधीय महत्व नहीं हो। ये अलग बात है कि वो हमारे ज्ञान में नहीं है, हमारे जानकारी में नहीं है, हमने पाठ्यक्रम में नहीं उसको पढ़ा हो। तो झारखंड में बहुत असंख्य औषधियाँ हैं, जिसमें कुछ एक औषधियाँ का वर्णन करूँगा जो सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं में हमारे लिए बहुत मददगार हो सकती है। जिसमें एक वासक है, जैसे आपने बताया ना कि निर्गुंडी से फेंसिंग करते हैं, तो उसी तरह की यहाँ ऐसी भी परंपरा रही है कि वासक नाम की एक, अड़ूषा नाम की एक औषधि है, जिससे फेंसिंग का भी काम करते हैं। वो लाजवाब कफहर कासहर है, मतलब सर्दी, खांसी, ब्रोंकाइटिस की, सांस की समस्याओं के लिए लाजवाब औषधि है। यहाँ तक कि उसके क्षय यानी टीबी में भी उसके छाल का और मूल का प्रयोग बताया गया है। किसी भी तरह के रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, चाहे वो रक्त प्रदर हो या नाक से, मुंह से, कभी कभी गर्मियों में नकशीर की समस्या हो जाती है, नाक से खून आने लगता है। तो इन सब समस्याओं में वो रक्त पित्त सामक है, तो रक्त पित्त को रोकता है, और इसमें उसके छाल का और मूल का प्रयोग करते हैं, क्वाथ का। सर्दी खांसी में
उसके पत्तों के डिकॉक्शन का उपयोग करते हैं। और भी हम योग बना के उसको और तुलसी गोल मिर्च सोंठ डाल के हम लोग कफ का सिरप बनाते हैं। तो एक वाकस हो गया। दूसरा एक सतावर एक लाजवाब औषधि है, झारखंड के जंगलों में मिल रही है, बट आजकल उसका दोहन होने के कारण वो इंडेंजर्ड भी हो गया, मतलब कम भी मिल रहा है। सतावर एक लाजवाब औषधि है, खासकर महिलाओं की स्वास्थ्य समस्याओं में श्वेत प्रदर के लिए एक अच्छी औषधि मानी जाती है। साथ ही साथ वो महिलाओं में दूध की कमी, जो माताओं में प्रसव के पश्चात माताओं में दूध की समस्याओं के लिए वो बहुत ही लाजवाब औषधि है और वो दूध को बढ़ाता है। आयुर्वेद में पित्त शामक के रूप में देखते हैं इसको, तो वो पित्त का समन करता है, अम्ल पित्त में देते हैं। अतिसार आंव में उसमें भी सतावर का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से भारंगी है, जो वो भी कम होते जा रहा है, बहुत लाजवाब औषधि है, एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी का औषधि है, तो वो भी यहाँ लाज मिलता है। श्वास की समस्या में किसी तरह का एलर्जी हो उसमें उसको देते हैं। इस प्रकार सीरीज है, सीरीज के भी पौधे हैं, उसका भी हम लोग उपयोग करते हैं। बहुत सारी वनस्पतियाँ हैं जिसका हम यहाँ वर्णन करते हैं। कालमेघ है, कालमेघ यहाँ की पहचान है। आप देखती होंगे कि शहर के सब्जी मंडी में भी लोग इसको बेचते हैं लोग। तो कालमेघ, खासकर कोरोना के संदर्भ में चर्चा आया, तो कालमेघ को वर्ल्ड में सबसे फ्लू के लिए, वायरल फीवर के लिए सबसे लाजवाब औषधि माना जाता है। ज्वर, आयुर्वेद में ज्वर नाशक भी है और अम्ल पित्त में भी उसे देते हैं। बिल्कुल। तो जैसा कि हमने कहा कि झारखंड में जो वनस्पतियाँ मिलती है, और मुझे ऐसा लगता है कि कितनी ऐसे वनस्पतियाँ आपने बताई जो भारी मात्रा में जिसका उत्पाद होता है और रोजमर्रा में हमारे घर में भी ये चीज़ें मिल जाती हैं। सौंठ हो गई, धनिया के बारे में आपने बात किया, आंवला के बारे में आपने बात किया। डॉक्टर साहब, आप यहाँ पर आए, आपने जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे दर्शकों तक पहुँचाए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हमें भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार।